में दोस्तों आपको पता है कि पटवारी का जो कोर्स है हमारा चल रहा है और हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में, जिसमें माइटोसिस एक पार्ट है यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन। मुख्यतः इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से ज़्यादा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छे से विस्तार पूर्वक हम पहले कोशिका विभाजन को भी पढ़ लेंगे। एक्चुअली कोशिका विभाजन होता क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या होता है दोस्तों, जब एक कोशिका अपने जैसी अन्य कोशिकाएं बनाती है, यानी कि उनमें एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि उनमें जनन की क्रिया होती है, वो अपने जैसी ही अन्य कोशिकाएं बनाती हैं। एक्चुअली कोई भी चीज़ है वो हमेशा शुरू होती है एक कोशिका से। किससे शुरू होती है? एक कोशिका से। फिर आगे जाकर यही एक कोशिका आगे विभाजित होती है, 2 बनती है, फिर 2 आगे विभाजित होती है, 4 बनती है, ऐसे ये बनती रहती हैं। और कोशिका विभाजन से ही कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर है, मानव शरीर जब गर्भावस्था में होता है, जब ये गर्भ धारण होता है, तब क्या होता है कि एक कोशिका होता है, और जल्दी धीरे धीरे क्या होता है कि कोशिका विभाजन होते जाते हैं, कोशिकाएँ बढ़ती जाती हैं, और जैसे ऐसे ही मानव का विकास होता रहता है। उसके बाद 9 माह बाद जब उसका जन्म हो जाता है तो भी उसमें कोशिका विभाजन के साथ साथ जो है उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास होता रहता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मानव का एक विशालकाय शरीर इन्हीं एक कोशिका से निर्मित हो जाता है दोस्तों। तो ये कोशिका विभाजन का एक मैंने तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। एक्चुअली होता क्या है कि कोशिका विभाजन होता है एक कोशिका से एक कोशिका जो है अपने जैसी अन्य कोशिकाएं बनाती हैं। तो इसमें एक्चुअली मेनली ये 2 पार्ट हैं। इसमें कोशिका विभाजन के वैसे तो देखें तो 3 भाग होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन मेनली हम 2 पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं, एक्चुअली कोशिका विभाजन जो होता है वो या तो किसका होता है, गुणसूत्र, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो कोशिका विभाजन में ये 3 चीज़ों का विभाजन होता है दोस्तों। क्या होता है कि जब समसूत्री विभाजन हम ले रहे हैं तो एक कोशिका से 2 समान कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। पूरी एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, एक कोशिका से ये 2 कोशिका बन जाती है, लेकिन इनमें जो गुणसूत्र है वो समान गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? समान गुणसूत्र होते हैं, समान गुणसूत्र वाली 2 बन जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए इसमें अगर हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो यहाँ पर भी 2n बन जाएगी, यहाँ पर भी 2n बन जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल लें मानव का, मानव में क्या होते हैं, गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं यानी कि 46 होते हैं। तो इसमें भी 23 जोड़े और इसमें भी 23 जोड़े बन जाएंगे दोस्तों। ये होता है समसूत्री विभाजन। और होता है उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से हमारे पास 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती है दोस्तों? 4 कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनती हैं। और इन 4 कोशिकाओं में अगर इसमें हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो यहाँ पर हमारे पास इसमें आधी रह जाती हैं, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन है। गुणसूत्रों की संख्या अगर 2n है तो इसमें नई कोशिकाओं में n रह जाएगी। ये होता है दोस्तों मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको जो बताया, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अब हम शुरू से बेसिक से चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं इसके मेनली फैक्ट्स पढ़ेंगे और आगे चलते जाएंगे धीरे धीरे दोस्तों। इससे पहले बता दूं कि हमने इससे पहले कोशिका का पार्ट पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आई बटन में मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वो वाली और ये भी, तो दोस्तों आप इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इससे पढ़ने का मौका मिल जाए दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, क्योंकि डेली एक वीडियो आती है और इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं कोशिका विभाजन पर। कोशिका विभाजन जो है ये सबसे पहले सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में आया, और इसको दिया किसने? विरचाऊ ने दिया दोस्तों। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये स्टैटिक होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, फिक्स हैं। इनका नाम किसने दिया, इसका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये जो कोशिका विभाजन है विरचाऊ ने इसको देखा था, इसी ने इसका नाम दिया दोस्तों। तो कोशिका विभाजन जो है वो मैंने आपको बताया मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन जिसको एमिटोसिस बोलते हैं, समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस बोलते हैं,
और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन जिसको मायोसिस बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस की दोस्तों। एमिटोसिस क्या होता है? ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। अविकसित कोशिकाएं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो थी उनका, तो ये क्या होता है, ये अविकसित होती हैं। कैसी होती हैं? अविकसित कोशिकाएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लें तो जीवाणु में ये होता है, नील हरित शैवाल में होता है, यीस्ट, अमीबा में और प्रोटोजोआ, इसमें असूत्री विभाजन होता है दोस्तों। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि जीवाणु में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा असूत्री या एमिटोसिस दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की यानी कि माइटोसिस की। किसकी करते हैं? माइटोसिस की बात करते हैं दोस्तों। अब इसको मुख्यतः हम पढ़ेंगे और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक जो है पूछे गए हैं दोस्तों। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, सबसे पहले इसके जो मेन फैक्ट है कि किसने इसको दिया, किसने नाम दिया, ये सब देख लेते हैं। 1882 में इसको जो है माइटोसिस नाम किसने दिया था? वोल्फ्रेड फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? वोल्फ्रेड फ्लेमिंग ने दिया था। इसके बाद समसूत्री विभाजन जो है कौन सी कोशिकाओं में होता है, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस टाइप की कोशिकाएं होती हैं? कायिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। कैसी होती हैं? कायिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि अध्ययन की सुविधा के लिए इस विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में बांटते हैं? अध्ययन की जो हमारे पास सुविधा बन जाए, जिससे हमारे को इसके पर कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है याद रहे, इसकी दृष्टि से इसे 5 चरणों में बांटते हैं दोस्तों। कौन कौन से चरण हैं ये? अंतरावस्था, पूर्णावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो दोस्तों आपको ये हिंदी में तो नाम याद रखने हैं और आसानी हो इसलिए आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी के नेम हैं यहाँ पर थोड़े टिपिकल हो जाते हैं इंग्लिश के नेम की तुलना में। तो दोस्तों हमारे पास अंतरावस्था जो है इसको इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरफेस, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है कोशिका की, इसको बोलते हैं इंटरफेस या अंतरावस्था दोस्तों। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोफेस आ जाता है। प्रोफेस यानी कि पूर्वावस्था इसको बोल सकते हैं दोस्तों। इंटरफेस, प्रोफेस और उसके बाद आ जाता है मेटाफेस। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस और मेटाफोस को बोलते हैं मध्यावस्था। और इसके बाद आ जाएगा एनाफेस। एनाफेस या इसको पश्चावस्था भी बोलते हैं दोस्तों। एनाफेस और लास्ट की जो अवस्था है उसको बोलते हैं टेलोफेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेलोफेज बोलते हैं, जिसको अंत्यावस्था भी हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास अवस्थाएं आती, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सी एक कोशिका अर्ध समसूत्री कोश विभाजन की अवस्था नहीं है। तो ये देखिए, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ये सारी अवस्थाएं हैं। अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस, पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज, पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, अंत्यावस्था यानी कि टेलोफेज। दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ऐसे आपको अंतरावस्था ना देकर इंटरफेस को ही यूं हिंदी में लिख देंगे, इंटरफेस। अगर आपने अंतरावस्था का इंग्लिश मीनिंग नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम याद रखने हैं दोस्तों। इनको देख लेते हैं कि आगे कैसे ये जाते हैं। इसको आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा भी दूंगा। वैसे तो आपको फैक्चुअली क्वेश्चन बनेंगे, फिर भी आपको मैं समझा दूंगा ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट बने और आसानी भी हो दोस्तों। क्या होता है इस विभाजन में? फलस्वरूप एक जनन कोशिका या जनक कोशिका, जिसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, जो कोशिका शुरुआत में अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरेंट सेल बोलते हैं। पेरेंट सेल या जनक कोशिका, ठीक है दोस्तों। इससे 2 संतति बनती है, यानी कि 2 डॉटर सेल बनती है। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? 2 बनेंगी, और उसको बोलते हैं डॉटर सेल या संतति कोशिका, ठीक है दोस्तों। इनका निर्माण होता है, प्रत्येक संतति कोशिका यानी कि जो डॉटर सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक नई कोशिका बनेगी उनकी गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समसूत्री विभाजन में बराबर होती है। समसूत्री है यानी कि सम यानी कि बराबर, और सूत्री यानी कि इसको गुणसूत्र से लिया गया है। तो यानी कि गुणसूत्र जिसमें बराबर होते हैं वो समसूत्री कोशिका विभाजन है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं पश्चावस्था पे। पश्चावस्था जो हमारे पास है, टेलोफेज है, ये
एनाफेज है, सॉरी एनाफेज जो है ये सबसे छोटी होती है, इसमें 2 से 3 ही मिनट दोस्तों लगते हैं। इसके बाद आ जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको समसूत्री विभाजन को एक डायग्राम से थोड़ा सा समझा देता हूं कि इसकी पूरी प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों। चलिए हम पढ़ लेते हैं समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। देखिए दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर ये जो कलरफुल, मैंने इसको कलरफुल इमेज आपको शो की है, ये स्क्रीन पे देखिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 आपको स्टेज दिखाई गई है। और फर्स्ट जो स्टेज है वो है इंटरफेज, सेकंड है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज, फिर एनाफेज और टेलोफेज। सबसे पहले जो है इंटरफेज, इसमें इस प्रकार से देखिए दोस्तों, पहला 1 नंबर जो है इस प्रकार से शुरू में कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो अगली इसका चरण है, इसमें ये कोशिकाएं एक साथ हो जाती है और इस प्रकार से कोशिकाएं बन जाती है। आप देख सकते हैं इसमें आपको ये 2 कोशिकाएं बनी हुई, कोशिकाओं के अंदर ये 2 पार्ट बने हुए, पहले ही क्या है एक धागे की तरह होते हैं गुणसूत्र, उसके बाद गुणसूत्र जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया था जब कोशिका के अंग पढ़े थे, हमने कोशिकांग पढ़े थे, एक तारक काय होता है। क्या होता है दोस्तों? तारक काय होता है। यहाँ पर जो है तारक काय उपस्थित होता है। तारक काय ध्रुवीकरण का काम करता है, यानी कि उसमें दो ध्रुव जो है तारक काय बना देगा, ये तारक काय है। तो ये तारक काय की वजह से दोस्तों इस प्रकार से इकट्ठे हो गए हैं। और उसके बाद जब तारक काय ध्रुवों पे इस प्रकार से आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है 2 तारक काय उपस्थित है और ये 2 तारक काय जो हैं इन गुणसूत्रों को बांध रहे हैं। इन गुणसूत्रों को इस प्रकार से बांध देते हैं और बांधने के बाद जब इनको खिंचाव इसमें महसूस होता है तो क्या होता है दोस्तों, इसकी जो हमारे पास सेल की वॉल है, यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली है, ये भी अपनी तरफ से इस प्रकार से शेप लेती है और धीरे धीरे ये अलग होने की जो है तरफ बढ़ोतरी करती है। और यहाँ पर जो हमने इकट्ठे हो गए थे, ये हमारे जो गुणसूत्र है ये इकट्ठे हो गए थे, उसको अलग अलग कर देता है और ये बराबर गुणसूत्र बन जाते हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास 2 डॉटर सेल बन जाती है। तो सबसे पहले जो अवस्था थी वो इंटरफेज थी, उसमें आपको पता है नॉर्मल था। उसके बाद प्रोफेज के अंदर हमारे पास तारक काय की वजह से ध्रुवीकरण हुआ। ध्रुवीकरण के बाद हमारे पास इस प्रकार से ये टूटते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। उसके बाद कोशिका विभाजन हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास 2 नई कोशिकाएं बन जाती है दोस्तों। तो ये प्रोसेस थी समसूत्री विभाजन की। आपको नोट्स में ये डायग्राम भी मिल जाएगा दोस्तों, और नोट्स आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ आप atulya.rs.in हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, अब अपने बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन, इसका नाम किसने दिया? फार्मर और मुरे ने दिया। इसकी खोज किसने की? वीजमैन ने की। किसने की? वीजमैन ने इसकी खोज की। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे वो हमारे पास काय कोशिकाओं में होता था समसूत्री विभाजन, उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जिससे क्वेश्चन सीधे उठ जाते हैं। चलिए, अर्धसूत्री जनन विभाजन जो है ये 2 चरणों में होता है। किसमें होता है? 2 चरणों में। किसमें? अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 में होता है दोस्तों। ये देखिए, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 में होता है। अर्धसूत्री 1 में क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री, अर्ध यानी कि आधा और सूत्र यानी कि गुणसूत्र, तो गुणसूत्र क्या होते हैं? आधे रह जाते हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट जो है ये सबसे इसकी बड़ी, सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली प्रोसेस होती है दोस्तों। अर्धसूत्री 1 में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूनकारी विभाजन भी इसे बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूनकारी विभाजन किसे बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन को। ठीक है दोस्तों, आपके पास ये न्यूनकारी विभाजन का भी एग्जाम्पल बन गया दोस्तों। तो इनमें भी जो है इसकी
सूत्री फर्स्ट के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। कौन सी होती हैं? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर इंटरफेज अवस्था नहीं है। तो इसके बाद चलिए, प्रोफेज फर्स्ट जो है इसकी सबसे लंबी प्रवस्था होती है दोस्तों। सबसे लंबी कौन सी है? प्रोफेज। यानी कि हमारे पास पहले जो 5 स्टेज थी उसका लगभग सारा काम इस प्रोफेज में ही हो जाता है दोस्तों। और इसमें 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है प्रोफेज के अंदर? लेप्टोनिन होती है, पैकिटिन होती है, डाइकिनेसिस होती है, जाइगोटिन होती है और डिप्लोटिन होती है दोस्तों। तो ये 5 जो अवस्थाएं हैं वो किसके अंदर होती हैं? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होती हैं दोस्तों। और यहाँ पर टेलोफेज फर्स्ट के अंदर जाकर हमारे पास जो संतति कोशिका है बन जाती है। और कितनी बनती है? मैंने आपको बताया था संतति कोशिका इसमें 4 बनेंगी दोस्तों। कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन में 4 संतति कोशिका बनती है। इसी के साथ दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतरों के ऊपर। तो इनमें क्या अंतर होता है दोस्तों, इसको जल्दी से हम जो मेन अंतर है, मेन डिफरेंसेस है, इसको हम देख लेते हैं। क्या है? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में तुलनात्मक इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। इससे हमें अंतर का भी पता लग जाएगा और इसकी तुलना भी हो जाएगी दोस्तों। तो इससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? कायिक। अब आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है कि जो समसूत्री है वो कायिक कोशिका में और जो अर्धसूत्री है वो जनन कोशिका में होता है दोस्तों। तो ये इसकी तुलना भी हो गई कि इसमें जो है वो कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं? समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं दोस्तों। इसके साथ इस विभाजन में कम समय लगता है। इस विभाजन में दोस्तों कम समय लगता है और इस विभाजन में अधिक समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें आपको नॉर्मल सी बात मैंने बताई थी कि 4 कोशिकाएं बनती है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, 2 कोशिकाएं बनती है तो इसमें टाइम कम लगता है दोस्तों। इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या होता है? एक कोशिकाओं से 2 कोशिका बनती हैं। इसके बाद इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। मैंने बता दिया था, आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ कि इसमें तो जो हमारे पास समसूत्री है उसमें समान गुणसूत्र वाली 2 बनेंगी और इसमें उसके आधे गुणसूत्रों वाली 4 बनेंगी। जो संतति कोशिका है, डॉटर सेल की बात कर रहे हैं। इसके बाद संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र जनक जैसे ही होते हैं, इसमें गुणसूत्र जनक से अलग होते हैं। इसलिए जो हमारे पास समसूत्री विभाजन है उसमें अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, जेनेटिक डिफरेंस पाए जाते हैं दोस्तों। और इसमें अनुवांशिक विविधता पाई जाती है और इसमें नहीं होती है दोस्तों। देखिए, समसूत्री विभाजन में नहीं होती है और अर्धसूत्री विभाजन में अनुवांशिक विविधता या हमारे पास जेनेटिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो गुणसूत्र है वो अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं करते हैं और इसमें आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है इसीलिए अनुवांशिक विविधता पाई जाती है दोस्तों। ये दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट अंतर है ये क्या है कि इनकी जो प्रोफेज अवस्था है वो छोटी होती है और इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। क्योंकि इसके अंदर कितनी स्टेज होती है दोस्तों? 5 स्टेज होती हैं। इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है हमने यहाँ पर पढ़ भी ली है कि इसके अंदर जो है 5 स्टेजेस होती हैं, 5 अवस्थाएं इसके अंदर होती हैं दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक था दोस्तों ये था कोशिका विभाजन। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मेनली सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसके अंदर ले लूं मैं। अगर फिर भी कोई बचता है तो हमारी ये जो यूनिट है कोशिका के ऊपर ये आज कंप्लीट हो गई है। इसका जो टेस्ट है आपको नेक्स्ट संडे को मिलेगा और उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में लेके आऊंगा। और अगर कोई फैक्ट या कोई क्वेश्चन बच गया है तो वो आप संडे वाले टेस्ट को मिस मत कीजिएगा, उसमें वो क्वेश्चन भी आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।